नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सुन लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और निर्देश जो है उसकी जानकारी आपको होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ASI सर्वे की इजाज़त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी, उससे कोई छेड़छाड़ करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने पर्याप्त सेफ गार्ड का इंतज़ाम किया है कि खुदाई नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई इन्वेसिव जो है वो टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होगा और जो तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे उसके बारे में ASI के अधिकारी ने एक एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में। हम उससे सहमत हैं। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एश्योर किया सुप्रीम कोर्ट को कि कोई खुदाई नहीं होगी, स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा, एक ईंट भी नहीं खिसकाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, वहाँ जो बहस चली, पहले उसकी बात करते हैं, फिर उसका निहितार्थ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बहस चली तो मुस्लिम पक्ष से हुजैफा अहमदी उनके वकील थे। उनकी दलीलें आप सुनिए तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि मामला किस तरह से उनके हाथ से, यानी मुस्लिम पक्ष के हाथ से निकलता जा रहा है। उनका पहला ऑब्जेक्शन ये था कि आप सर्वे का आदेश देकर 500 साल पीछे जा रहे हैं इतिहास में, अतीत में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो देखेंगे, पुरानी बात छोड़ दीजिए। फिर तर्क दिया कि सर्वे कराने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होता है और जो मेन पिटीशन है 5 महिलाओं ने जो फाइल की है कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा रोज़ करने का अधिकार मिले, उन्होंने कहा कि अगर वो उसकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अगर सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि वो मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है तो फिर इस सर्वे का मतलब क्या रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जब मामला आएगा तब उसकी भी बात करेंगे और उसकी भी बात करेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो यहाँ तर्क नहीं चला। फिर उन्होंने कहा कि हमने ऐसी भी याचिका डाली है जिसमें साइंटिफिक सर्वे का विरोध किया गया है, उस पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। तो अदालत ने कहा कि आप शायद बात कर रहे हैं जो शिवलिंग है उसकी। उन्होंने कहा कि कार्बन डेटिंग की उस समय बात हुई थी और इस तरह की बातें हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए जो महत्वहीन है, फव्वारा है पानी का, दूसरे पक्ष के लिए वो शिवलिंग है। और फिर CJI ने मुस्लिम पक्षकारों से कहा कि भाई ASI का सर्वे अयोध्या में भी हुआ था, अयोध्या में भी ASI के सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए और जो ASI की रिपोर्ट आई थी उसमें से हमने जो हमको काम का लगा उसको ले लिया और बाकी चीज़ें छोड़ दी। हम जो है गेहूं और खरपतवार में अंतर करना जानते हैं। हमको मालूम है कि ASI की रिपोर्ट आएगी तो उसमें किन बातों को स्वीकार करना है, किन पर आगे चलना है, किन पर नहीं। तो उससे आप निश्चित रहिए, जब वो रिपोर्ट आएगी तब हम देखेंगे। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में पेश होगी, दोनों पक्षों को उसकी कॉपी मिलेगी। एक अनुरोध ये भी था मुस्लिम पक्ष का कि ये सील कवर में हो, किसी को और दी न जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ। फिर एक और दांव चला अहमदी ने। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फ्रिवलस पिटीशन लेकर आ जाए कि उस ढांचे के नीचे जो है कोई मॉन्यूमेंट है, तो क्या आप ASI सर्वे का आदेश दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके लिए जो फ्रिवलस है वो दूसरे पक्ष के लिए आस्था का प्रश्न है। फिर एक नया दांव चला अहमदी ने। उन्होंने कहा कि सर्वे का आदेश देकर आप पुराने घावों को कुरेद रहे हैं। तब फिर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। अभी ASI सर्वे का आदेश जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट ने दिया है, उसमें इंटरफेयर करने की हम कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो इसलिए ASI का सर्वे होगा और ASI का सर्वे एक दिन पहले शुरू भी हो चुका था और मजबूरी में ASI के सर्वे में अब मुस्लिम पक्ष भी शामिल हो गया है। तो अब वो तहखाने भी खुलेंगे। अब दीवारों पर जो कुछ लिखा हुआ है, लिखावट है, उसकी भी कॉपी आएगी। उसके अलावा GPR से, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, उससे नीचे का हाल लिया जाएगा। उससे 30 मीटर नीचे का स्ट्रक्चर दिखाई दे जाता है कि क्या क्या है।
जब बार बार जो है एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते रहे मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई रिपोर्ट तो आने दीजिए, हो सकता है रिपोर्ट ऐसी आए कि उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, यानी दूसरे पक्ष के लिए, हिंदू पक्ष के लिए। तो रिपोर्ट आने से पहले आप ये सब बातें कैसे कर सकते हैं? तो अब आप देखिए कि ये तो कार्रवाई चली, उसमें ये बातें हुई, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बहस इससे पहले कब हुई, जिसमें आपको लगा हो कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक पक्ष में झुका हुआ नहीं है, जिसमें आपको लगा हो कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून के आधार पर बात कर रहा है, दोनों समुदायों को बराबरी पर लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये परिवर्तन आया है, क्यों आया है? उसके बहुत से कारण हैं। एक कारण तो है देश का वातावरण, जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है हिंदू समुदाय में, उसका एक कारण है। दूसरा, ये लगातार इस तरह के विवाद खड़ा करना कि जहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये मंदिर है, उसको क्लेम करना मस्जिद का। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 में जो स्थिति थी किसी भी धर्मस्थल की, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन 18 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिस पीठ की अध्यक्षता डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उस समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने थे, उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में है, लेकिन 1947 में उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी, इसकी जांच तो हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये था कि जिसे आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, वो 1947 में भी मस्जिद थी या मंदिर था? यानी मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई, वो तो नहीं क्लेम किया जा रहा है। तो अब मुस्लिम पक्ष को ये बात समझ में आ रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनको ज्ञानवापी बचाने में मददगार नहीं होगा और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को बचाने में भी कामयाब नहीं होगा। उनका कहना है कि अगर इस तरह से आप आदेश देते रहे तो तमाम मामले खुल जाएंगे। अब आप देखिए, एक वाक्य पर ध्यान दीजिए जो हुजैफा अहमदी ने कहा है कि आप पुराने घावों को कुरेद रहे हैं, 500 साल पीछे जा रहे हैं। यानी आप न चाहते हुए भी ये मान रहे हैं कि 500 साल पहले घाव दिया गया। तो किसको घाव दिया गया और किसने घाव दिया, और 500 साल पहले क्या स्थिति थी? मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, इस देश की संस्कृति और सभ्यता 500 साल पुरानी तो है नहीं, 10,000 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है। तो 500 साल पहले क्या रहा? यानी औरंगज़ेब ने जब उस मंदिर को तोड़ा तब की स्थिति क्या थी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 47 की स्थिति बहाल रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसमें इस बात पर कहीं रोक नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का हवाला दिया और कहा कि 3 ये कहता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन 4 जो कहता है कि ये निर्धारित करने से रोका नहीं जा सकता कि किस धर्मस्थल की क्या स्थिति थी, उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या था, उसका मूल स्वरूप क्या था। ये ऐसा मामला है जिसमें मुस्लिम पक्षकारों को लग रहा है कि उनका पक्ष कमज़ोर पड़ता जा रहा है, और उनको मालूम है कि अब इसके बाद जो है एनजेएसी एक्ट पर भी सवाल पहले भी उठ चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी बहस होनी है, उस पर फैसला आना है उस पर। लेकिन ज्ञानवापी को बचाने की जो भी कोशिश हो रही है, अब आप देखिए अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगी हैं। कुछ लोगों ने, एक संस्था, मुस्लिम संस्था है, जिसने अपील की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो अतीत में गलती हुई है उसको सुधारना चाहिए और ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं बुलाना चाहिए। तो उस संस्था ने कहा है कि योगी जी पहल करें और दोनों पक्षों की बैठक बुलाएं। सवाल यह है कि जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, जो लोग सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, वो क्या बातचीत की टेबल पर आएंगे? अयोध्या के दौरान हमने यही देखा कि वो जानते थे उनका पक्ष कमज़ोर है,
इसलिए बातचीत की टेबल पर या तो आते नहीं थे या आते थे तो भाग जाते थे। अयोध्या के मामले में सबसे गंभीर कोशिश हुई थी जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इस पक्ष से जो है उस कमेटी के 3 मुख्य किरदार थे। एक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, दूसरे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तीसरे शरद पवार। इन तीनों की कमेटी बनाई और उसमें और सदस्य थे और उधर मुस्लिम पक्ष की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो पदाधिकारी थे। कहा कि दोनों बैठकर फैसला कीजिए टेबल पर कि किसके पास क्या प्रमाण है अपने दावे के पक्ष में। जैसे ही लगने लगा मुस्लिम पक्ष को कि उनका दावा कमज़ोर पड़ रहा है, वो बैठक से उठकर चले गए। उसके बाद वो आगे की बैठकों में शामिल नहीं हुए। और आपको ये भी याद दिला दें, उस समय ये तय कर लिया था प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने, उनकी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से बातचीत हो चुकी थी कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसमें फैसला कीजिए। और जहाँ तक मुझे याद है वो आर्टिकल 143 के तहत जाना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की राय जो आएगी, फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो राय आएगी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर बाइंडिंग होगी। चंद्रशेखर जी ने कहा जो भी राय आएगी, जिस पक्ष में भी आएगी, उसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर्स ऑफ फेथ जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, हम इसमें कोई दखल नहीं दे सकते। तो इस तरह से वहाँ से मामला ख़त्म हो गया। और जब ये फाइनल स्टेज पर था, लग रहा था हल निकल आएगा, तो अगले दिन सुबह शरद पवार राजीव गांधी से मिलने आए और कहा कि बधाई हो। राजीव गांधी ने पूछा किस बात की बधाई, तो उन्होंने कहा कि हम अयोध्या का हल ढूंढने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और उसी दिन शाम को या अगले दिन शाम को 10 जनपद के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही पकड़े गए और कहा गया कि राजीव गांधी की जासूसी हो रही थी। और ये जासूसी हरियाणा की सरकार करा रही थी। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, वो जनता दल के सदस्य थे, चंद्रशेखर के साथ थे। कहा इसका इम्प्लीकेशन ये बताया गया कि चंद्रशेखर ऐसा करवा रहे हैं। इस पर बहुत तीखा जवाब दिया था चंद्रशेखर जी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अब इस सरकार को नहीं चलने देना है। तो इस सरकार से परेशानी नहीं थी, अयोध्या का मामला हल हो रहा था, परेशानी ये थी। ये राजीव गांधी और कांग्रेस के लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि अयोध्या का हल कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी के अलावा और कोई कर सकता है या सुझा सकता है। लंबी लड़ाई चली, आखिर में फैसला किससे हुआ? मुख्य रूप से जो एएसआई का सर्वे हुआ अयोध्या में, उसी के जरिए, उससे जो प्रमाण निकले, वही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने अयोध्या के मामले में भी यही रास्ता अपनाया था, उसमें भी एएसआई का सर्वे हुआ था। तो आप समझिए किस दिशा में जा रहा है मामला। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है, अच्छा मान लीजिए कि एएसआई की रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि ये इसके नीचे मंदिर था, ये मंदिर को तोड़कर ये स्ट्रक्चर मस्जिद का बनाया गया है, तो क्या देश की कोई अदालत है जिसमें इतना साहस होगा कि उसके बाद वो कहे कि नहीं, इस पर मंदिर के पक्षकारों का हक नहीं है, ये इस पर हक मुसलमानों का है। तो इसलिए बहुत जल्दी ही इस मामले में, और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। उम्मीद की जा रही है कि 30-31 अगस्त तक एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी। उस एएसआई की रिपोर्ट पर फैसला होगा डिस्ट्रिक्ट जज का, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये इस प्रक्रिया में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है जितना समय अयोध्या में लगा था। दूसरा, अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी टलता रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो वो मैनिपुलेट करने की स्थिति में थी कि तारीख बढ़ती रहे, किसी न किसी बहाने से जो है अड़ंगा एक के बाद एक लगाया जाए। पहले कहा गया कि सारे डॉक्यूमेंट हिंदी में हैं, उनका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन होना चाहिए। अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन हुआ तो फिर अंग्रेज़ी के ट्रांसलेशन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया। इस तरह से बहुत लंबा समय जो है वो बिताया गया। आखिर में जब लगा कि जस्टिस दीपक मिश्रा इस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय इसकी सुनवाई करने को तैयार हो गए हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने एक नई चाल चली।
उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर दस्तखत होने लगे और कहा गया कि इनके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव हम लेकर आएंगे। और उसके बाद जो है जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उन्होंने सरकार से कहा, अगला दिन सोमवार था, ये इतवार की बात है, उन्होंने कहा कि अगर सोमवार को मेरे कोर्ट जाने से पहले इसका फैसला न हुआ जो प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा गया है विपक्षी दलों द्वारा महाभियोग का, उस पर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। मैंने एक बार शायद पहले आपको बताया होगा, वेंकैया नायडू उस समय उपराष्ट्रपति थे, हैदराबाद में थे। इतवार को ही उनसे कहा गया आने को दिल्ली। सोमवार की सुबह पहला काम उन्होंने किया कि उस महाभियोग के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दीपक मिश्रा इतना डर चुके थे कि उसके बाद इस मुद्दे को उठाने की, इसकी सुनवाई करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। और उसके बाद कैसे उसका फैसला हुआ, 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया और अब राम मंदिर बन रहा है। तो इंतज़ार कीजिए, ज्ञानवापी के मामले में भी दिशा वही है, बात सिर्फ ये है कि समय कितना लगेगा। ये भी तय है कि जितना समय अयोध्या के मामले में लगा था उतना समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि अड़ंगाबाजी करने वाले अब सत्ता में नहीं हैं। तो इसलिए मामला जो है सरकार की ओर से किसी अड़ंगे की वजह से नहीं रुकेगा। अदालत की कार्रवाई की अपनी जो गति है उसी गति से होगा, लेकिन जल्दी होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।